कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि पहले एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, जिसे जे.आर.डी. टाटा ने बड़े प्यार से बड़े लगाव से शुरू किया था, लेकिन फिर उसे टाटा से छीन लिया गया। मैं वीरभद्र सुंदर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट, आज बताऊंगा एयर इंडिया के राइज, फॉल और फिर से राइज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब यंग एंड डायनामिक जे.आर.डी. टाटा ने एक सपना देखा, भारत को आसमान तक पहुंचाने का सपना। जे.आर.डी. खुद एक एविएटर थे। इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लेकर आने वाले और कोई नहीं, जे.आर.डी. टाटा ही थे। यस, उन्होंने खुद यह फ्लाइट को चलाई थी। भारत आजादी से पहले एक ऐसा देश बन चुका था जो खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और फिर 2 साल के बाद एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। Did you know airlines like Thai Airways and Singapore Airlines were started keeping in mind Air India as a model airline? आज हम इस एयरलाइन को दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन में से मानते हैं और ये जब शुरू हुए थे तब इनके सामने एयर इंडिया ही एक आइडियल थे। That was the level of Air India when Tatas were in control. शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब भारत पहली बार दूसरे देश फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने जा रहा था, तब विजय लक्ष्मी पंडित किसी फॉरेन एयरलाइन से नहीं बल्कि हमारी खुद की एयर इंडिया से वहां तक पहुंची। आत्मनिर्भर भारत की सपना तो जे.आर.डी. ने ही कर दी थी। सब अच्छा खासा चल रहा था, तभी सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। जो भी होगा सरकार के हिसाब से होगा, नहीं तो नहीं होगा। रातों रात प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट करना इलीगल हो गया। टाटा के साथ ऐसे और 8 एयरलाइंस जिनके पास कोई चारा ही नहीं था, उन्हें सरकार को अपना एयरलाइंस का कंट्रोल देना ही पड़ा। तब जे.आर.डी. ने सरकार को वार्न करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। एयरलाइन बिजनेस चलाना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाने की जैसा नहीं है। ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रोड्स एंड रेलवेज तक तो ठीक है, लेकिन एयरलाइंस में इनसे 35 गुना ज्यादा कैपिटल लगता है। थोड़ा भी प्रॉफिट देखने के लिए 2500 घंटे के लिए उड़ना पड़ता है और उस टाइम कैपेसिटी थी सिर्फ 500 घंटे की। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की ये एयरलाइन सरकार के हाथ आ गया तो पॉलिटिक्स, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के चलते ये कंपनी डूब जाएगा, लेकिन सरकार ने सोशलिज्म के नाम पर यह बात नहीं मानी और बड़े प्यार से बनाई हुई ये कंपनी जे.आर.डी. से छीन ली गई। यह एयरलाइन जे.आर.डी. टाटा के एक ब्रेन चाइल्ड थी, उनके सबसे फेवरेट इंडस्ट्री थी। वो इसे भारतीय एफिशिएंसी के मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन यह सपना अधूरा ही रह गया। आने वाले सालों में जिस बात का डर था वही हुआ। मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट्स के नाम पर अपनी फैमिली को इंटरनेशनली घुमाने लगे, जिसके पैसे एयर इंडिया दिए और सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, उनके सेक्रेटरीज और स्टाफ भी ऐसे ही घूमने लगे, क्योंकि बिल्स तो एयर इंडिया दे रहा था। बात है 2004 की। आप जो एयर इंडिया को जानते हैं वो पहले 2 एयरलाइंस हुआ करती थी। इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिकली ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनल। इन दोनों में से इंडियन एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थी। तब काफी स्मार्ट और होनहार इंसान हमारी एविएशन मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना एक पर्सनल मिशन बनाया एयर इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का। एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट तैयार किया जिसमें 111 नया एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान था, जिसका टोटल कॉस्ट था सिर्फ 50,000 करोड़। दैट्स इट। और उस टाइम एयर इंडिया सिर्फ एक 7,000 करोड़ की एंटिटी थी। तो बड़े बड़े लोन्स लिए गए, जिसका पैसा आने वाले दिनों में कौन देगा? हम टैक्स पेयर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन ये पैसे रिकवर कैसे होंगे? इन प्लेन्स का यूज क्या होगा? इसके बारे में कोई प्लान नहीं था। और फिर ये लॉसेस छुपाने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दी गई और चीजें बद से बदतर हो गई। 2007 में हुई इस मर्जर के बाद आज तक एक भी साल एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं गई। सीएजी के रिपोर्ट में बाद में यह एक्सपोज किया गया कि बोइंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो काफी वन साइडेड था, जिसमें प्लेन्स की प्राइसेस के बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ था। प्लस डिलीवरी लेट होने पर बोइंग कैसे कंपेंसेट करेगा इसके बारे में कोई क्लॉजेस नहीं था। कौन था यह मिनिस्टर? इस मिनिस्टर का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन क्यों हम उनका नाम नहीं लेंगे? क्योंकि एयर इंडिया के एक ऑफिसर ने इस मिनिस्टर के करतूते एक्सपोज करने के लिए एक बुक लिखी थी। इस बुक में डिटेल में एयर इंडिया में क्या क्या स्कैम्स हुआ ये एक्सपोज किया था। लेकिन यह मिनिस्टर इतना पावरफुल है और इसके ऊपर इतने पावरफुल लोगों का हाथ है कि रातों रात पब्लिशर ने बुक की सारी कॉपी डिस्ट्रॉय कर दी और उस मिनिस्टर से माफी भी मांगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई टेल यू, इस ऑथर के अगेंस्ट आज भी क्रिमिनल डिफेमेशन की केसेस चालू है। सोचिए इस बुक में कैसे कैसे राज होंगे।
एक टाइम पर यह महाराजा जो दुनिया का एफिशिएंट एयरलाइन माना जाता था, आज 60,000 करोड़ की कर्जे में है। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हमें हमारे ही टैक्सेस से इस लोन को पे करना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस देश के एक विजनरी से एयर इंडिया छीन ली गई, उसी के आने वाले पीढ़ी के और एक विजनरी ने एयर इंडिया वापस जीत ली। आई फील सो हैप्पी टू टेल यू दैट टाटा सन्स हैव ओन द बीट फॉर एयर इंडिया। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी पहले ही इतने कर्जे में है, जब वो खरीदी जाती है तब उसके साथ साथ उसके कर्ज का बोझ भी उठाया जाता है। Tata is not just buying the airline, but it is also taking the responsibility of paying the part of this debt from the government and from taxpayers like you and me। और ये खबर नवरात्रि के दिनों में आना हम एक साइन समझते हैं कि एयर इंडिया की लंबी रात अब खत्म होने वाली है। उस पर करप्शन के रूप में मंडराने वाले महिषासुर का साया अब ढलने वाले हैं। एयर इंडिया के महाराजा फिर से हमें वेलकम करने वाले हैं। दिस इज द होमकमिंग ऑफ आवर महाराजा। अगर आपको यह इंस्पिरेशनल कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि 68 साल के वनवास के बाद फाइनली जो जिसे डिजर्व करता है उसे वह कंपनी चलाने का मौका मिली। करप्शन से भरी इस क्रूएल दुनिया में भी जस्टिस एग्जिस्ट करता है, इस पर विश्वास हुआ। जो भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का लायक है उसे उड़ने का मौका मिल रहा है। और यही अमेजिंग कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।